सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 5 देख रहे हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन। अब बात करेंगे धात्विक खनिज की। अब खनिज में धातु होते हैं, इसका मतलब जो मिनरल्स है उसमें हमको मेटल्स मिलते हैं। एक खनिज ऐसा होता है जिसमें अलग अलग चीजें कंबाइन होती है, मिली हुई होती है और हम उसमें से एक चीज निकालते हैं अपने पर्पस की। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लौह खनिज। लौह खनिज जिनसे हम लोहा निकालते हैं, जिसमें भी Fe होगा, जिसमें भी आयरन होगा, जिसमें भी लोहा होगा, जिनसे हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं लौह खनिज। लौह खनिज लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। इसका मतलब कि जो लौह खनिज है, जो मिनरल जिनसे हम लोहा निकालते हैं, वो धात्विक खनिज, इसका मतलब मेटल्स के जो उत्पादन है उसका 3/4 यही है। इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। धातु शोधन का मतलब होता है कोई भी मेटल ले लें, कोई भी धातु ले लें, उसका अगर प्यूरिफिकेशन करना हो, रिफाइनमेंट करना हो, परिष्करण करना हो, तो उसके लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, ये एक आधारभूत खनिज है, यानी कि ये बेसिक खनिज है। बेसिक मतलब ये होता है कि जो चीज हमें मिलती है आपके नेचुरल प्रकृति में, इसीलिए ये बेसिक खनिज है, आधारभूत खनिज है। और जितने भी हम औद्योगिकी देख रहे हैं, जितने भी हम इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, आप ये समझ लें कि औद्योगिक विकास की ये रीढ़ है, बैकबोन है। जिसके जैसे आदमी रीढ़ की हड्डी के बगैर सीधा नहीं खड़ा हो सकता, वैसे किसी भी उद्योग या किसी भी औद्योगिक विकास के लिए लौह अयस्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, किसी भी देश के लिए। अब इसके अलग अलग वर्जन है। लौह खनिज के अलग अलग वर्जन है। जैसे सबसे पहला होता है मैग्नेटाइट। इसका पहला अक्षर लिखूंगा, यह है मैग्नेटाइट। यह है सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम, बेस्ट कह सकते हैं आपको। ये बेस्ट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। और ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें 70% लोहा पाया जाता है। लोहे का अंश Fe, आयरन इसमें पाया जाता है। सबसे बढ़िया क्यों है? क्योंकि इसमें होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण होते हैं। इस मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क की हम बात कर रहे हैं, सर्वोत्तम प्रकार इसका है मैग्नेटाइट। और इसमें ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि 70% इसमें लोहा है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें मैग्नेटिज्म है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। और इस चुंबकीय गुण के कारण इसका उपयोग किस उद्योग में ज्यादा होता है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी उद्योग में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। इसके बाद आता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट हो गया, अब हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट की। ये बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है और जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है, यानी कि ये तो बेस्ट है, लेकिन ये जो हेमेटाइट है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे बढ़िया है मैग्नेटाइट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हेमेटाइट। और इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60%, यानी कि लोहा जो होगा इस अयस्क में, आयरन ओर में, जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का जिससे हम लोहा निकालेंगे, उसमें जैसे मान लीजिए ये मिला, इसमें 50 से 50% लोहा होगा, 60% लोहा होगा, बाकी सब चीजें होंगी। यहां पर आप देखें तो अगर जो कोई चीज मिलती है आपको, तो उसमें 70% आपको लोहा मिलेगा, बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। लोहांश की मात्रा इसमें कम होती है जैसे मैंने बताया। और उसके बाद भारत बहुत ही बढ़िया, हमारे पास लोहांश युक्त लौह अयस्क है। हम इसमें काफी धनी है। कौन कौन से इलाकों में मिलते हैं? इसमें लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश। अब आप थोड़ा सा इसको समझिएगा कि लोहे का उत्पादन जहां होता है वो अलग बात है, और लोहा ज्यादा जहां मिलता है वो अलग बात है। यानी कि जहां पर भंडार है वो अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि दोनों क्षेत्र सेम हो सकता है दोनों क्षेत्र अलग हो। जहां उत्पादन ज्यादा होता है
या जहां पर मिलते ज्यादा है, जहां पर भंडार ज्यादा है। तो अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा में तो ऑलमोस्ट सभी कुछ मिलता है। झारखंड में भी ऐसा ही है, क्योंकि देखिए आसपास वाले इलाके हैं ये। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा लौह अयस्क 33% है, झारखंड में 28%, छत्तीसगढ़ में 19%, कर्नाटक में 11% और बाकी मिला के पूरे देश के 9% है। एक इसमें एक बात बताना चाहता हूं आपको, एक रोचक तथ्य है ये है रैट होल। रैट होल, तो इसमें क्या है कि जितने भी खनिज वाली चीजें हैं वो सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन जैसे ही आप उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र है उनको खनिजों का स्वामित्व दिया गया है कि लोगों के पास, समुदायों के पास ये मिला हुआ है। यहाँ पर सरकार, हर जगह तो सरकार के अंडर में आता है, यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है, तो मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना और पत्थर और चूना पत्थर और डोलोमाइट, इसके काफी जबरदस्त निक्षेप हैं। तो जोवाई और चेरापूंजी, यहां पर जो परिवार रहते हैं वो इसका कोयले का खनन करते हैं, तो वो एक सुरंग बनाते हैं, ऐसे सुरंग बनाते हैं। यहाँ पर कोयला मान लीजिए है, उसको निकालने के लिए लोग सुरंग बनाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो ये जो है एक होल बनाते हैं सुरंग के रूप में, इसी को ये रैट होल कहते हैं। इसी को हम रैट होल खनन, अगर रैट होल खनन आपसे पूछा जाए तो ये वहां की बात करेंगे आप, जहां पर जो इंडिविजुअल लोग हैं, समुदाय हैं, वो करते हैं, ना कि सरकार। और ऐसे ये बिल्कुल रैट होल की तरह, खुद जैसे चूहा नहीं एक अपना होल बनाता है, अंदर की तरफ घुस जाता है, उसी तरीके से बना के अंदर जाते हैं, लेके चले आते हैं। भारत में कुछ पेटियां हैं, कुछ जगह है, कुछ इलाके हैं जहां पर लौह अयस्क मिलता है। जैसे जगह देखिएगा, सबसे पहली है उड़ीसा झारखंड पेटी। ये है उड़ीसा झारखंड पेटी, ये लौह अयस्क के क्षेत्र में बता रहा हूं, और लौह अयस्क के क्षेत्र ये है। लेकिन लौह अयस्क खाने, ये जो ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, लाल ट्रायंगल जो है, ये लौह अयस्क की खाने जहां पर बनी हुई है, जहां पर माइनिंग, या ये कहें कि जहां पर खदानें बनी हुई, जहां से निकल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, चीजें निकल रही है, प्रोडक्शन ही निकल रही है। तो लौह अयस्क क्षेत्र में ये वाले जो पहला क्षेत्र मैं बताना चाह रहा हूं, ये है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। ये उड़ीसा झारखंड क्षेत्र है, जिसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, गुआ है, केंझुर है, मयूरभंज है, ये इलाका। उसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, दुर्गा, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यहां पर आइए। इधर पे आप आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में आप यहां पर आ गए, और इस जगह पे आपको क्या क्या मिल रहा है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में, दुर्गा, बस्तर, चंद्रपुर। तो देखिए ये चंद्रपुर हो गया, ये बेलाडीला, यहां पर आप देखें दुर्ग, बालाघाट में भी एक बताऊंगा, बालाघाट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। नागपुर का भी थोड़ा इलाका है इसमें, तो ये वाला इलाके की बात हो रही है इसमें। उसके बाद है कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, यहां पर आ जाइए आप। यहां पर आप चित्रदुर्ग देख रहे हैं, बेल्लारी है, तुमकुरु है, मंगलुरु और चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, शिव, ये क्या ट्रायंगल्स को देखिएगा, लाल ट्रायंगल। उसके बाद बात बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ये पूरी पेटी है, और इस पूरे पेटी में विद्यमान है, लेकिन ये जो चार आप ट्रायंगल देख रहे हैं, यहां से यहाँ पर खदाने हैं, यहाँ पर खदाने जिससे निकल रहा है आयरन ओर या आयरन। इसके बाद थोड़ा सा एक इलाका गोवा और महाराष्ट्र राज्य में, जो रत्नागिरी जिला है, उसमें महाराष्ट्र गोवा पेटी, थोड़ा सा इलाका यहाँ पर भी है। ये रत्नागिरी है, यहाँ पर गोवा आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा इलाका है। तो 1 2 3 4 इलाके लौह अयस्क के होंगे। अब हम आते हैं मैग्नीज पे। तो मैग्नीज इस्पात, इसका मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग किया जाता है इस्पात के, आयरन एंड स्टील, इस्पात। मैग्नीज का उपयोग इसमें किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है मैंगनीज का। उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और 1 टन, अगर आपको आयरन एंड स्टील बनाना है, 1 टन 100 किलो जिसे कहते हैं, अगर 1 टन बनाना हो तो उसके लिए आपको 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होगी। कितने ग्राम की? 10 किलोग्राम। और मैंगनीज के उत्पादन क्षेत्र देख लिया जाए, इसमें आपके सबसे आगे आता है, जैसे मैंने बताया कि बाकी इलाके भी हैं, लेकिन उड़ीसा का अच्छा खासा 25%, मध्य प्रदेश 24% और कर्नाटक 22%, बाकी
कुल मिला के 29% देते हैं। ये एक आइडिया रहे आपको कि लौह अयस्क की खदान होती कैसे है। अगर हमको लोहा निकालना है तो कैसी उसकी खदानें होती है, कुछ इस तरीके से होती है। कुछ नाम इसमें आए होंगे, जैसे आपको याद होगा मैंने बेलाडीला बोला भी, तो कन्नड़ भाषा में कुदरे इसका मतलब होता है घोड़ा। तो कर्नाटक के का जो पश्चिमी घाट है उसका चेहरा, उसका मुख जो है घोड़े की तरह दिखता है। तो बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के डील, जैसे हम्प जिसे कहते हैं, उसका जो हम्प होता है बैल के, इस कारण से इसका नाम पड़ा है बेलाडीला, बैल का डील, हम्प। जो जैसे दिखता है वैसे वहां का नाम पड़ जाता है। ऐसे खनिज जिनमें लोहा नहीं होता, ऐसे खनिज जिसमें लोहा नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अलौह खनिज। अलौह खनिज। तो इस खनिज में सीधी सी बात है कि लौह के आगे अ लगा हुआ है, इसका मतलब इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता, इसमें लोहा नहीं होता। और इसको हम किस लिए उपयोग करते हैं जिनमें लोहा नहीं होता? धातु शोधन, मतलब मेटल को क्लियरेंस के लिए, उसको ये कहें कि शोधन करने के लिए, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अलौह खनिज। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें तो तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा है, सोना है। तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना, ये सारे अलौह खनिज में आते हैं जिनमें लोहा नहीं होता। अब तांबा क्या हुआ? तांबा का मतलब है कॉपर। कॉपर, तो कॉपर एक खनिज है और ये मेटल भी है। मेटल किस तरीके से? एक तो इसमें कॉपर का उपयोग देखिएगा, एक तो पहली बात यह है कि ये मेलिएबल है, धातुवर्ध्य है। इसका मतलब इसको पीट पीट के इसको आप इसकी शीट बना सकते हैं, पतली सी चादर बना सकते हैं। इसके अलावा ये हीट यानी गर्मी, इसका सुचालक होता है, ताप सुचालक है, यानी इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण से कॉपर का उपयोग खासतौर पे बिजली की तार बनाने, क्योंकि तारें भी बनाई जा सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका और रसायन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं, 52% वहां से ही हम निकालते हैं, मैक्सिमम 52% पूरे देश का मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों से ही मिल जाता है। इसके अलावा झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है और राजस्थान की खेतड़ी खदानें, ये कॉपर यानी कि तांबे के प्रमुख उत्पादकों में से है। अब आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का मेन आप समझ लीजिए, अगर बॉक्साइट आपके दिमाग में आता है या आपको सुनाई देता है तो समझ लीजिएगा कि हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ये ऐसा ओर है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एल्यूमिनियम जहां से निकाला जाता है। तो एल्यूमिना क्ले जैसा दिखने वाला ये पदार्थ, मतलब एक मिट्टी की तरह दिखता है। एल्यूमिना क्ले मिट्टी की तरह ही दिखता है और ये बॉक्साइट होता है जिससे हम फाइनली एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं। एल्यूमिनियम एक बहुत बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि इसमें होती है लोहे जैसी शक्ति। और लोहा क्योंकि थोड़ा भारी होता है, एल्यूमिनियम हल्का होता है और ये भी सुचालक होता है, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ताप और मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ताप और विद्युत दोनों का ये अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है। इसीलिए इसका उपयोग एल्यूमिनियम का इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें जैसे मैंने कहा मेलिएबिलिटी, पीट पीट के आप जो चादरें बना सकते हैं, वो भी बहुत अधिक होती है। और मिलते कहां कहां है ये अमरकंटक पठार में, मैकॉल की पहाड़ियों में, बिलासपुर कटनी के जो पहाड़ी क्षेत्र है, प्रदेश है, वहां पर ये मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा उड़ीसा में तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है। तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ध्यान रखिए, ये उत्पादक की बात हो रही है, यहां पर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो बॉक्साइट उड़ीसा ये सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। जहां कोरापुट जिले में पंचपतमाली, ये याद रखना है आपको, जहां पर कोरापुट जिला जो है वहां पर पंचपतमाली निक्षेप ये राज्य का सबसे बड़ा बॉक्साइट निक्षेप है। तो उड़ीसा, बॉक्साइट का मतलब उड़ीसा, उड़ीसा का मतलब कोरापुट जिला, उसके अंदर पंचपतमाली, ये सबसे बड़ा बॉक्साइट का निक्षेप है, यानी कि यहाँ बॉक्साइट के डिपॉजिट सबसे ज्यादा है। यहां पर कुछ चित्र हैं, उनको मैं बताता हूं आपको। यहाँ पहली चीज तो ये तांबा उत्पादन में सबसे ऊपर देखिए, उत्पादन के राज्यों का अंश ये 2009-10 का है। सबसे बड़ा जो बॉक्साइट है वो उड़ीसा है।
तो हम तांबा की बात करें, कॉपर की बात करें तो सबसे ज्यादा है आपके राजस्थान में, करीबन 49%। मध्य प्रदेश करीबन 30%, बाकी सब 7-8%, और झारखंड 16%। ये तांबे की बात कर रहा हूं मैं, कॉपर की। यहां पर एक चित्र देख रहे हैं, ये है, इस चित्र में ये दर्शाया गया है एक खदान, एक माइन। ये मलंज खंड में तांबा उत्पादन हो रहा है। यहां पर बॉक्साइट की खदान है, जो अभी अभी हमने बॉक्साइट देखा, उसकी खदान इस तरीके से कुछ होती है। अब हम आते हैं अधात्विक खनिज पे। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जो होता है, या जो होते हैं जिनमें धातु की प्रॉपर्टीज नहीं होती, ना मेलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, वो ना अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और आपके ताप के, यानी कि ना उसको पीट पीट के आप वो बना सकते हैं चादर, ना वायर बना सकते हैं, ना वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना वो चमकते हैं, लस्टर भी नहीं होता उसमें। तो इस खनिज में धातु नहीं होते, इस खनिज में धातु नहीं होते हैं। तो कौन कौन से होंगे इसमें? पहला है अब्रक, अब्रक यानी कि माइका, अब्रक यानी कि माइका। ये प्लेट, यानी ऐसे प्लेट हुए ना, जैसे मान लीजिए जमीन की प्लेटें हैं, तो इसके मध्य में पाए जाते हैं। और पत्रण क्रम, पत्रण क्रम यानी बेस, इसमें जहां जहां आपके कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे हर एक खनिज आपको इसी तरीके से मिलता है मैक्सिमम, तो पत्रण क्रम और प्लेटों में पाया जाता है। ये पारदर्शी, इसके कलर क्या क्या हो सकते हैं, यह एकदम ट्रांसपेरेंट हो सकता है, आप इधर उधर देख सकते हैं इससे, या काला हो सकता है, हरा हो सकता है, लाल, पीला, भूरा, सभी कलरों में आपको माइका मिल सकता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। पहली चीज तो यह है कि इसमें परावैद्युत शक्ति यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, विद्युतीय प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है। इसके बाद ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, इसका मतलब अगर इससे एनर्जी पास हो रही है, एनर्जी दी जा रही है, तो ये एनर्जी या ऊर्जा कम से कम नुकसान करता है। लो पावर लॉस फैक्टर है, ऊर्जा का ह्रास या कमी इसका बहुत कम गुणांक है, निम्न गुणांक है इसका। विस्वाहन के गुण, इसका मतलब इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो यहां पर कुछ नहीं जाएगी, ये इंसुलेट करेगा, रोक देगा उसको। और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता, अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज, बहुत ज्यादा करंट मान लीजिए एक तरीके से, क्योंकि जहां करंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है वहां करंट ज्यादा बहता है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसका, हाई वोल्टेज करंट के लिए बहुत अच्छा, इसकी प्रतिरोधिता उच्च वोल्टेज के लिए बहुत ज्यादा है। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, यही सारी अगर इसकी अलग अलग जो बेसिस है या इसकी संभावनाएं हैं, उसमें इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सबसे ज्यादा है। तो ये अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला, खास तौर पे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में माइका ही है, अब्रक। मिलता कहां पर है ये? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारा, बिहार झारखंड का कोडरमा, गया हजारीबाग पेटी, ये सब अब्रक माइका के प्रोडक्शन में अग्रणी है। राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के जो नेल्लोर है, राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अब्रक पेटी भी ये उत्पादक पेटी है अब्रक की, माइका की। अब हम बात करते हैं चूना पत्थर की, लाइमस्टोन। क्या चूना पत्थर तो आपने देखा ही होगा, व्हाइट कलर का होता है, इसी से हम अपने दीवारों की रंगाई पुताई करते हैं या इसमें मिलाते हैं कई चीजें। तो चूना पत्थर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट Ca और CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, Mg2CO3 होगा, इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो जहां पर चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में मिलता है। जहां पर ये इनकी चट्टाने होंगे वहां आपको चूना मिलेगा। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग, जैसे मैंने अभी भी बताया, ये सीमेंट उद्योग का एक कच्चा माल है, बहुत आधारभूत बेसिक कच्चा माल है, और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जहां पर स्मेल्टिंग होती है आयरन की, यानी कि आयरन को पिघलाया जाता है, आयरन को अलग अलग शेप, साइज या कंटेंट दिया जाता है, वहां पर जो भट्टियां हैं उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है लाइमस्टोन। चूना पत्थर कहां कहां मिलता है? सबसे ज्यादा आप देखिए, बाहर बाकी जगह तो मिलता है, लेकिन इसका उत्पादन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके हैं इसके। अब दिक्कत ये है कि जो माइनिंग है इसमें बहुत सारे खतरे हैं। खतरे ये हैं कि सबसे पहले तो
जो ये लोग हैं माइनिंग जो करते हैं वो फेफड़ों से, क्योंकि वो बहुत सारी हानिकारक गैसेस होती है, धुआं अपने अंदर लेते हैं। और कभी कभी माइंस में पानी आ जाता है, माइंस टूट जाते हैं और जल भर जाता है, बहुत सारे नुकसान हैं, प्रदूषण भी बढ़ता है माइन से। तो ये सारे नुकसान आप देख पा रहे हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि हम इसको हम किलर इंडस्ट्री भी कहते हैं, घातक उद्योग है खनन, माइनिंग। तो इसके लिए एक सुरक्षा अच्छे से हो और पर्यावरण कानून को फॉलो किया जाए, उसका क्रियान्वयन किया जाए, ये जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण मतलब क्या हुआ कि खनिज है बहुत कम, खनिज बहुत ही कम है और उनका संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी ये हो जाता है कि हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं, हम डिपेंडेंट हो चुके हैं परंपरागत साधनों में, जैसे कि लकड़ी पे, उपले पे, कोयले पे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, दोनों जल से आती है विद्युत और ताप विद्युत से। तो हम इस पे बिल्कुल आश्रित हो चुके हैं और हमारे पास इसका कंटेंट बहुत कम, यानी हमारे पास खनिजों का संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसमें आप समझिए कि जो खनन योग्य निक्षेप है उसकी कुल राशि असार्थक अंश है। इसका मतलब जो खनन हम जिसका कर सकते हैं या फिर हम जो खनिज पा सकते हैं वो बिल्कुल नगण्य है, शून्य जैसा है। क्योंकि पूरे अर्थ क्रस्ट में अगर आप निकालेंगे कितने खनिज हैं तो केवल 1% है। पूरे अर्थ क्रस्ट में खनिजों की संख्या केवल 1% है। 100 अगर इकाइयां हैं पूरे, अगर 100 इकाई मान लीजिए पूरे अर्थ क्रस्ट को, पूरे भूमि को जो विश्व में व्याप्त है, उसमें केवल 1% खनिज होता है। तो खनिज निर्माण की जो भूगर्भिक प्रक्रियाएं, जो खनिज बनता है, खनिज को बनने में इतना समय लगता है कि पूछे मत, बहुत समय लग जाता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ताप, कंप्रेशन, इतनी सारी चीजें इसमें लगती है और उसके बाद एक थोड़ा सा खनिज जाके पैदा होता है। ये खनिज इसीलिए बहुत सीमित है, ये जो खनिज संसाधन है ये सीमित है, लिमिटेड है और ये अनवीकरणीय योग्य है। इसका मतलब एक बार आपने यूज कर लिया तो उसको आप दोबारा नवीकरण नहीं कर पाएंगे, नॉन रिन्यूएबल है ये। तो खनिज हमारे पास रहे, उपलब्धता इनकी बनी रहे, तो जरूरी ये हो जाता है कि हमें इसका कंजर्वेशन करना है, इनका संरक्षण करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि संरक्षण करें कैसे भाई। पहली चीज तो ये है कि आपको इसको बहुत तरीके से, नियोजन से, प्लानिंग से और सतत पोषणीय ढंग से, इसके कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिर्फ सस्टेनेबल संरक्षण, कि आप आज जैसे मान लीजिए एक मात्रा कहता हूं 10 खनिज अवेलेबल है, 10 की मात्रा कह रहा हूं, ये 9 आप निकाल लें तो एक ही बचेगा ना आगे की जनरेशन के लिए। तो 10 है तो अभी आप एक निकालिए, हो सकता है 50 साल बाद कोई एक और निकाल लेगा। इस तरीके से सस्टेनेबल आपको करना पड़ेगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करना होगा। हमारे पास ऐसे भी अलग अलग क्वालिटी वाले खनिज अवेलेबल है, तो उनका उपयोग उसके लिए हम प्रौद्योगिकी लगा सकते हैं, साइंस लगा सकते हैं, ताकि अगर किसी की क्वालिटी अच्छी ना हो, किसी अयस्क की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो उसको हम अच्छा कर सके, यूज कर सके। जैसे अगर आप कहें कि आयरन है, आयरन और जो सबसे ऐसे क्वालिटी का आता है, या कोयला ले लीजिए, कोयला का जिसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है उसको हम विद्युत बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको, क्योंकि हीट तो पैदा कर ही सकता है। हम चाहते हैं कि जो धातु है, मेटल्स हम यूज करते हैं, उसका पुनः चक्रण हो, रीयूज हो, उसका बार बार आप इसका उपयोग कर सके। तो अभी मैं बात कर रहा था ऊर्जा संसाधन की। यहाँ पर आप कोयला खदान में एक अंदर का दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर भी लोग काम करते हैं। तो जो ऊर्जा संसाधन है, किसी भी चीज आप ले लीजिए, आपके बोलने पर, आपके खाने, रोशनी, गाड़ी चलाना, कोई भी काम जो हो रहा है वहां एनर्जी लगती ही लगती है। अगर आप खड़े भी हैं तो भी एनर्जी लग रही है, अगर आप बैठे हैं तो भी एनर्जी लग रही है, एनर्जी तो हर जगह है। तो ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का उत्पादन जैसे हम किन खनिजों से करते हैं? कोयले से, कोयले को जलाते हैं, अच्छी खासी हीट निकलती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से हम करते हैं ऊर्जा का उत्पादन। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और खास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो तो बहुत महंगे भी हैं और वो खत्म होने वाले हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ऊर्जा संसाधनों को हम इस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपका परंपरागत साधन, एक है आपका गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन मतलब जो सालों
सालों से हम जिस पे डिपेंडेंट है और जो हम एकदम यूज कर रहे हैं और अभी भी इसका उपयोग उतना ही चल रहा है, जिसको हम परंपरागत साधन कहते हैं, ट्रिवियली ट्रेडिशनली हम इसको यूज कर रहे हैं। तो परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले हो गए, गोबर के उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मतलब हो गया आपका ये नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम के साथ मिलती है। पेट्रोलियम जहां मिलता है उसके ऊपर आपको प्राकृतिक गैस मिलेगी, और विद्युत सम्मिलित है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन गैर परंपरागत साधनों में जो हम ऐसा यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, इसमें वो सारे संसाधन आ जाते हैं, वो सारे साधन आ जाते हैं जो हमेशा अवेलेबल है, जो हमको प्रकृति दे रही है, जिसका हमको दोहन करना है, जिसका हमको यूज करना है। तो गैर परंपरागत साधनों में सौर यानी कि सोलार, पवन, विंड, ज्वारीय, टाइडल, भूतापीय, अंदर जियोथर्मल, बायोगैस, परमाणु, ये सब ऊर्जा शामिल है। तो ऊर्जा के जो परंपरागत साधन हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।